Hello students, welcome back on my YouTube channel Cam on Cam. This is the lecture number 3 of chapter 13 amines 12th class chemistry और इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ amines की. ठीक है, इससे पहले दो वीडियो में मैं नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूं amines की. So let's start. We will do the alkylation. एल्काइलेशन तो ही आप समझ गए होंगे कि यहां पर हम एमाइन में और एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एमाइन है NH2 और इसमें हम हाइड्रोजन हटा करके नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसके साथ हम सेम या कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं. अभी भी एक हाइड्रोजन है तो हम फर्दर इसमें एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ सकते हैं. ठीक है, इसके बाद भी हम एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाते हुए. ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन. फॉर एग्जांपल वी हैव एल्कोहलिक मीडियम और एमाइन को हम यहाँ ट्रीट करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड के साथ R-X के साथ. तो क्या होगा, ये प्राइमरी एमाइन तो है ही हमारे पास, इसके बाद पहले बनेगा सेकेंडरी एमाइन RNH R-. ठीक है, दिस इज सेकेंडरी एमाइन. फिर इसके बाद क्या बनेगा? टर्शियरी एमाइन RN R-R-. ये टर्शियरी एमाइन है. और इसके बाद बनेगा क्वाटरनरी सॉल्ट RN R-R-. एक और डैश लग जाएगा, नाइट्रोजन पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और इसी के साथ हैलाइड आयन जुड़ जाएगा X-. दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, तो ये कुछ हॉफमैन एनालिसिस जैसा ही है. ओके, जो पहले आपने हॉफमैन एनालिसिस पढ़ा था उसमें आप NH3 लेते हैं और RX लेते थे तो सभी हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते थे और वहां पर क्या प्रोडक्ट बनता था? प्राइमरी भी बनता था. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने प्राइमरी अमाइन लिया है और फर्दर इसमें हाइड्रोजन हट करके एल्काइल ग्रुप लगता जाएगा. तो यहाँ पर सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको मिलेगा. आफ्टर देन वी विल डू द एसाइलेशन. एसाइल ग्रुप क्या होता है? एसाइल ग्रुप होता है CH3CO. ठीक है, ये होता है एसाइल ग्रुप. तो हम एमाइन में एसाइल ग्रुप लगाएंगे. तो देखिए, एसाइल ग्रुप लगाने के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं एसिड क्लोराइड CH3COCl. ठीक है, आप क्या ले सकते हैं? आप एस्टर ले सकते हैं कोई CH3COCH3 या आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं CH3COCH3. सो आप देख सकते हैं कि इन सभी कंपाउंड में एसाइल ग्रुप है. ठीक है, CH3CO ग्रुप है, सभी में एसाइल ग्रुप है. तो इसीलिए आप इन कंपाउंड्स का यूज करते हुए एमाइन में एसाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं. तो सिंपली आपको यहां से एमाइन से एक हाइड्रोजन हटाना है, जिसे मैंने यहां पर प्राइमरी एमाइन के साथ, प्राइमरी एमाइन है मेरे पास. ठीक है, उसके साथ मैंने क्या ले लिया? एसिड क्लोराइड ले लिया. तो यहां पर आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे नाइट्रोजन के साथ का, RNH बचेगा. ठीक है, यहां से नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री होगी और यहां से आपको रिमूव कर देना है Cl. तो HCl यहां पर बाय प्रोडक्ट हो जाएगा. एमाइन से आपने हाइड्रोजन हटाया और यहां से Cl हटा देना है, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पर HCl हो गया. तो जो COCH3 बचा वो यहां पर जोड़ देना है COCH3. ठीक है, या आप एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं. ठीक है, अच्छा बेस क्या लेंगे? यहाँ पर बेस आपको लेना होगा यहाँ पर pyridine लेना होगा. तो देखिए, दिस टाइम एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं ओपन करके लिख दूं तो बेटर रिएक्शन समझ में आएगी आपको. ओके,
तो यहां से ब्रेकेज करनी है, ये वाला पार्ट जोड़ देना है हाइड्रोजन के साथ, जो अमाइन से आप हाइड्रोजन निकालेंगे वो यहाँ जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या हो गया आपका CH3, ऐसा चलेंगे CH3COOH, CH3COOH, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो COCH3 बचा है उसे आपको अमाइन के साथ जोड़ देना है, RNH, एक हाइड्रोजन हटाया ना आपने तो नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री, और इसी के साथ क्या जोड़ देना है, COCH3 जोड़ देना है, ओके। तो यहाँ पर जो दोनों बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, एसिड है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक एसिड है। तो इसीलिए हम यहाँ पर पेरिडिन ले रहे हैं। पेरिडिन क्या वर्क करता है यहाँ पर, एज अ मीडियम तो वर्क कर ही रहा है, साथ में ये इन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जो एसिड क्रिएट हुआ है उनको न्यूट्रलाइज भी कर रहा है, न्यूट्रलाइज, ठीक है, वरना ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, ओके। सो नेक्स्ट इज बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन भी एसाइलेशन जैसा ही है। बेंजोइल ग्रुप क्या होता है, अगर मैं बात करूं बेंजोइल ग्रुप, तो बेंजोइल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग और CO, ठीक है। एसाइल होता है CH3CO, तो एसाइल में अगर आप CH3 को रिप्लेस कर दें किससे, बेंजीन रिंग से, तो वो बेंजोइल ग्रुप हो जाता है। तो बेंजोइलेशन के लिए आपको बेंजोइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, C6H5COCl, ठीक है, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। अगर क्लोरीन लगा दिया आपने बेंजोइल ग्रुप में तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये भी एसाइलेशन जैसा ही है, यहां से आपको एक हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है, और यहां से आपको क्लोरीन हटाना है, यानी कि बेंजोइल ग्रुप मेंटेन रखना है। जैसे वहां पर एसाइल ग्रुप मेंटेन रखते थे ऐसे ही यहाँ पर बेंजोइल ग्रुप मेंटेन रखना है। RNH, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसी साइड से अटैचमेंट भी होगा, तो CO की साइड से जोड़ना है, CO C6H5, ठीक है। और इस तरीके से बनने वाले कंपाउंड का नाम होता है N एल्काइल, नाइट्रोजन के साथ ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, N एल्काइल बेंजामाइड इसे हम बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर भी बाय प्रोडक्ट HCl है, तो ये रिएक्शन भी आपको पेरिडिन के प्रेजेंस में बेस जो लेना है वो पेरिडिन लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं CH3NH2, इथेनॉइन ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ले रखा है बेंजोइल क्लोराइड CH3COCl, पेरिडिन लिख दें या आप बेस लिख दें, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन हटाना है, तो CH3NH बचा, और क्या जोड़ देना है, ये जोड़ देना है CO की साइड से, उल्टा मत जोड़ दीजिए, ऐसे ना जोड़ दें, C6H5CO जोड़ देना, आपको CO की साइड से जोड़ना है, CO C6H5, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है वो CO की साइड से हुई है, तो अटैचमेंट भी CO की साइड से ही होगा, ओके। सो दिस रिएक्शन इज बेंजोइलेशन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, ठीक है। अगर हमें एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस दे दिया जाए तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इन तीनों अमाइंस में से कोई पर्टिकुलर अमाइन प्राइमरी अमाइन है। तो उसके लिए हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हम अगर प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, अमाइन लिया हमने, अमाइन प्राइमरी होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगी, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन इस रिएक्शन को नहीं शो करते हैं। तो इसलिए अगर आपका प्राइमरी अमाइन है और उसमें आप क्लोरोफॉर्म मिलाकर उसी टेस्ट ट्यूब में और KOH मिलाकर के हीट करते हैं तो आपको एक फॉल स्मेल आती है, ठीक है, बहुत बेकार स्मेल आएगी, फॉल स्मेल आएगी। और वो फॉल स्मेल किसके फॉर्मेशन की वजह से होती है, वो होती है आइसोसाइनाइड बनने की वजह से। ये जो अमाइन है, जो प्राइमरी अमाइन है, ये कन्वर्ट हो जाता है RNC में, विच इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, ठीक है। और
ये फॉल स्मेल आइसोसाइनेट के फॉर्मेशन की वजह से हो रही है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिथेनामाइन गिवन है CH3NH2 क्लोरोफॉर्म प्रेजेंस ऑफ बेस KH, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा CH3NC, मिथाइल कार्बामाइन बन जाएगा एंड KCl विल बी बाई प्रोडक्ट। ये ध्यान रखें यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर भी 3 कोएफिशिएंट आ जाएगा KCl और वाटर में। इसी तरीके से एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी ये रिएक्शन शो करते हैं। मान लीजिए एनिलीन लिख रखा है आपने, एनिलीन बेंजीन के साथ NH2 अटैच है और आपको गिवन है क्लोरोफॉर्म KH। इस रिएक्शन की पहचान ही यही है, क्लोरोफॉर्म और KH, ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका फिनाइल कार्बाइल अमाइन बनेगा, बेंजीन के साथ NC लग जाएगा और बाकी बाई प्रोडक्ट तो ये रहेंगे 3KCl 3H2। ओके, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये रिएक्शन भी प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, अब बात आती है कि हम पिछली रिएक्शन को भी यूज कर सकते थे, जो अभी मैंने कार्बाइल अमाइन टेस्ट बताया उसको भी तो हम यूज कर सकते थे डिस्टिंग्विश करने के लिए, लेकिन वहां पर हम एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी अमाइन एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन से एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के बीच में, कि इन दोनों में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है नाइट्रिक एसिड का भाई। देखिए नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, पर HNO3 की जगह HNO2 कर दो, ये नाइट्रस एसिड हो गया। HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO2 होता है वीक एसिड। ठीक है, अच्छा अब ये एसिड कैसे फॉर्म हो जाता है? ये एसिड फॉर्म होगा सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन से, इसे फॉर्म किया जाता है सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन से। तो इसीलिए इस रिएक्शन में या तो HNO2 लिख दिया जाता है या आपको लिखा हुआ मिलेगा Na2 प्लस HCl, या फिर दोनों ही आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, कोई दोनों में से कोई एक मिले या दोनों लिखे हुए मिले तो समझ जाइए वहां पर ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। सो अगर आपका अमाइन प्राइमरी है और वो एलिफैटिक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपका अमाइन प्राइमरी है और वो एलिफैटिक अमाइन है, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर ये रिएक्शन बहुत ही लो टेम्परेचर पर होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। तो पहले आपका एक कंपाउंड बनेगा डायजोनियम कंपाउंड N2 प्लस R के साथ N2 प्लस Cl माइनस, ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन एलिफैटिक का जो डायजोनियम सॉल्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा वापस किसमें? एल्कोहल में। ठीक है, और साथ में वो होगी नाइट्रोजन गैस जो कि कलर में कैसे होती है? ब्राउन, और HCl फॉर्म होगा। ठीक है, तो यानी फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्या है? फाइनल प्रोडक्ट यहां पर एल्कोहल है। ओके, वहीं दूसरी तरफ अगर आप एरोमेटिक प्राइमरी में लेते हैं तो यहां पर भी डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो C6H5 N2 प्लस Cl माइनस, या आप सिंपली C6H5 N2 Cl भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ना भी लगाएं तो भी चलेगा। NaCl और वाटर फॉर्म होगा। अब ये जो है ये स्टेबल है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन से जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो बनता है वो स्टेबल है, तो ये फर्दर अल्कोहल में चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर तो अल्कोहल नहीं फिनोल बनना चाहिए, लेकिन ये फिनोल में चेंज नहीं होगा और ना ही ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिया गया प्राइमरी अमाइन एलिफैटिक है या एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि कार्बन अमाइन टेस्ट से तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी अमाइन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों में ही फॉल स्मेल आएगी, आइसोसाइनेट बनता है दोनों में। लेकिन यहां पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं इफ वी हैव प्राइमरी अमाइन
तो हमें ब्राउन कलर की गैस निकलती मिलेगी और उसमें फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल होगा। लेकिन यहाँ पर जो है डाइजेशन सॉल्ट स्टेबल है तो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन गैस नहीं निकल होगी। सो बाय दिस रिएक्शन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमाइन एलिफैटिक एंड प्राइमरी एमाइन एरोमेटिक। Okay, this time. Now, next reaction is also a test reaction. जिसे हम test के लिए use कर सकते हैं, and this is reaction with benzene sulfonyl chloride. और इस टेस्ट को हम Hinsberg टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं to distinguish the primary, secondary and tertiary। अब बात आती है ये कार्बन एमाइन में तो हम ये चीज कर चुके हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन फॉल इसमें नहीं शो करते हैं, यानी आइसोसाइनेट टेस्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि आपने प्राइमरी एमाइन को डिस्टिंग्विश कर लिया, लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्शियरी को डिस्टिंग्विश करना पड़े देन व्हाट विल यू डू? तो ऐसी सिचुएशन में हमें हिंसबर्ग टेस्ट करना है। ठीक है, यानी तीनों को ही डिस्टिंग्विश करना है, सिर्फ प्राइमरी को अलग नहीं करना, एक ही बार तीनों को ही आइडेंटिफाई करना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी दिया गया है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट में जो रिएजेंट होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड दैट इज द फॉर्मूला, बेंजीन के साथ SO2Cl। ठीक है, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब यहां पर हमें ये समझना है, ठीक है, एक पॉइंट मैं पहले प्राइमरी एमाइन के लिए ले रहा हूं कि जो प्राइमरी एमाइन है वो इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में BSC बोल सकते हैं, इस BSC के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी एमाइन है RNH2। ठीक है, तो यहां से आपको Cl और हाइड्रोजन निकाल देना है, यानी HCl रिमूव कर देना है। तो क्या क्या बचा आपके पास? ये बचा ऐसे, यहां से Cl निकाल देना, उधर से हाइड्रोजन निकाल देना। तो डायरेक्ट NR और नाइट्रोजन के साथ अभी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो सिंगल हाइड्रोजन है ये नेचर में एसिडिक होगा, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर बेस के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं या बेस में से आप डिसॉल्व कर दे रहे हैं, KOH ले ले रहे हैं, तो बेस से OH माइनस जो आयन जनरेट होगा वो क्या करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, OH माइनस और H प्लस ये वाटर बन करके रिमूव हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा किस पर, नाइट्रोजन पे। यहाँ पर N माइनस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ एल्काइल का पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा। ठीक है, ये K प्लस आ जाएगा। इट मीन्स जो कंपाउंड बनेगा आफ्टर द रिएक्शन ऑफ BSC एंड प्राइमरी एमाइन, जो कंपाउंड बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो एल्काली में क्या है, सॉल्युबल है। एल्काली या वाटर सॉल्युबल बेस में सॉल्युबल है। सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि ये फर्दर एक और प्रोडक्ट बना रहा है उसमें डिसॉल्व हो करके। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सेकेंडरी एमाइन की बात करूं, सेकेंडरी एमाइन लेता हूं, ये रहा सेकेंडरी एमाइन RNR और उसके साथ एक हाइड्रोजन, तो ये भी BSC के साथ, सेकेंडरी एमाइन भी BSC के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, आगे वैसे ही करना है। यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन में भी हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है, तो इधर से हाइड्रोजन और BSC से क्लोरीन निकाल देना है। क्या प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना NRR। ठीक है, नाउ दिस टाइम ये प्रोडक्ट तो बन गया है, यानी BSC और सेकेंडरी एमाइन के बीच रिएक्शन तो हो गई, लेकिन अगर हम इसे KOH या किसी दूसरे एल्काइल में डिसॉल्व करना चाहे तो ये इनसोल्युबल रह जाएगा, सोल्युबल नहीं है। वाई? क्योंकि प्राइमरी एमाइन के केस में क्या होता है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ वो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए ये सोल्युबल नहीं है, इनसोल्युबल होता है। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों ही BSC यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, बट
प्राइमरी एमाइन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्काइली में सोल्यूबल है, लेकिन सेकेंडरी एमाइन में जो प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन वो एल्काइली में इनसोल्यूबल है। ठीक है, और रही बात टर्शरी की, तो टर्शरी एमाइन में हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के अराउंड 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर रिएक्शन होती ही नहीं है, तो टर्शियम एमाइन रिएक्ट करेगा ही। ओके, आजकल क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया है पैराटोल्यूनि सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, पैराटोल्यूनि सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, ये मान लीजिए सल्फोनिल क्लोराइड है, तो इसके पैरा पोजीशन पे उसे CH3 लगा देते हैं। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के पैरा पोजीशन पे हम क्या लगा देते हैं, मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए CH3, तो ये हो जाएगा पैराटोल्यूनि सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये था हेंड्सबर्ग टेस्ट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यानी हम यहाँ पर एरोमेटिक एमाइंस की रिएक्शन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक एमाइंस में देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एनिलीन की, तो एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2 अटैच है, और NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। और ये लोन पेयर क्या है, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इट मींस ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो इट मींस जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो बहुत वाइब्रेसली रिएक्ट करेगा किसके साथ, एनिलीन के साथ। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो NH2 ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एज इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और आप जानते हैं कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, यानी वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट कर देते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पर जो है ये NH2 ग्रुप पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए कभी कभी दोनों ऑर्थो और पैरा यानी तीनों पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। ठीक है, कैसे ये रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रोमिनेशन। अगर आप एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर Br2/H2 या एक्वस ब्रोमीन लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ऑर्गेनिक में रिएजेंट को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिएजेंट नहीं पहचानोगे आपके नहीं समझ आएगी रिएक्शन क्या हो गया। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर को हम Br2/H2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नॉर्मली एक्वस ब्रोमीन लिख सकते हैं, या वो ऐसा लिख देंगे एक्वस Br2, ओके, या Br2 ब्रैकेट में एक्वस दे देंगे, कुछ भी आपको वो सिंबल दे देंगे तो आपको समझना है कि वो ब्रोमीन वाटर है। तो क्या होगा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और वो प्रेसिपिटेट किसका होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इस कंपाउंड का। दिस इज एनिलीन, ये हो गई सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन लगेगा। फोर्थ पोजीशन ये है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन लगेगा। सिक्स्थ पोजीशन ये है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन लगेगा। ठीक है, इस तरीके का नाम है, हम लिख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br+ अटैच हो गया है बेंजीन के साथ। ओके, क्यों हो रहा है सर, बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप। ना अब बात आती है कि अगर हमें सिर्फ पैरा पे ब्रोमीन लगाना है तो हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। वो दूसरा मेथड क्या है, हम पहले एसाइलेशन कराएंगे, यानी ये जो NH2 ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग है, दिस इज हाईली एक्टिवेटिंग, तो पहले इसकी एक्टिवेशन को हम डिक्रीज करेंगे। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बाय द एसाइलेशन। तो देखिए एसाइलेशन के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड लिया गया है CH3CO2O
रीडिंग के प्रेजेंस में, जो अभी मैंने बैक साइड आपको रिएक्शन बताई, तो यहाँ पर क्या होता है, एमाइन से आपको हाइड्रोजन हटा देना है तो इधर बचेगा NH, और क्या लगा देते हैं यहाँ पर, COCH3 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसे बोलते हैं एसेटेनिलाइड। एसेटेनिलाइड भी एक्टिवेटिंग है, बट NH2 के कंपैरिजन में ये लेस एक्टिवेटिंग है, इट इज लेस एक्टिवेटिंग। तो यहाँ पर हमने NH2 के हाईली एक्टिवेटिंग नेचर को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया बाय द एसाइलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप ब्रोमीन से इसे ट्रीट कराइए इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो क्या होगा, एक बार पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, एक बार ऑर्थो पे, जिसमें से मेजर कौन सा होगा, पैरा। ठीक है, सो दिस इज योर एसेटेनिलाइड NHCOCH3, और इसका पैरा पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ये पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि भाई हमें तो पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना था, तो ये तो पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड है, तो क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, चाहे एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराइए या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराइए। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये जो एसिटाइलेशन हुआ था वो वापस रिमूव हो जाएगा, यानी NCO3 की जगह NH2 बन जाएगा वापस Br। तो हमें मिल गया प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो एनिलीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा यहाँ पर। तो अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग एजेंट ले रखे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो क्या होता है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नाइट्रो ग्रुप लगेगा, या तो ऑर्थो पैरा मेटा पे लग जाएगा, सॉरी ऑर्थो या पैरा पे लग जाएगा, या तीनों पे लग जाएगा, दोनों ऑर्थो पैरा पे। लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यह है कि ये NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बावजूद इसके मेटा प्रोडक्ट भी बनता है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर सिर्फ ऑर्थो पैरा नहीं, मेटा पोजीशन पे भी नाइट्रो लग जाएगा। तो पहले तो लग गया नाइट्रो ग्रुप NO2 पैरा पोजीशन पे, ये वाला कंपाउंड बनता है 51%, और ये है एनिलीन, और ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 लग गया, ये सिर्फ बनता है 2%, और NH2 मेटा पोजीशन पे भी मैंने NO2 लगा दिया। और हैरानी की बात यह है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद ये मेटा प्रोडक्ट 47% अच्छी खासी अमाउंट में फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो कैसा नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ आपके टेक्स्ट का भी क्वेश्चन है कि एसिड स्ट्रॉन्गली एसिड मीडियम में जो है मेटा आइसोमर भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में फॉर्म होता है, व्हाई व्हेन वी डू द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो NH2 बीइंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव मेटा आइसोमर भी अच्छी क्वांटिटी में बनता है, व्हाई, रीजन क्या है। तब देखिए भाई कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ये दोनों क्या है, एसिड है। तो एनिलीन को जब आप एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम रखते हो या एसिड से ट्रीट कराते हो, तो हम जानते हैं कि NH2 नेचर में क्या है, लेस बेस है, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बनाएगा, एनिलीनियम आयन बनाता है, यानी NH3 प्लस। तो ये जो एनिलीनियम आयन है, एनिलीनियम आयन ये क्या होता है नेचर में, ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसी एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन की वजह से मेटा आइसोमर भी अच्छी क्वांटिटी में, सब्सटेंशियल क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो यू कैन सी द आंसर
also here on your skin. In strongly acidic medium, aniline is protonated to form anilinium ion, which is meta-directing, so a large amount of meta-isomer is also formed. Okay. Now again question arise कि अगर हमें ऐसा तो पैरानाइट्रोएनिलीन एक गुड हील में बनाना है, अच्छी क्वांटिटी में बनाना है, सो हाउ वी विल फॉर्म यहाँ पर भी हो रहा है बेटा, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट हाफ कंपाउंड हमारा बेकार चला गया और हाफ का ही हमें पैरानाइट्रो एनिलीन मिलता है। ठीक है, 51% ऑलमोस्ट 50% ही हो गया, तो हाफ रिएक्टेंट तो हमारा वेस्ट जा रहा है। तो अच्छी एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगेन हमें एसिटाइलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले एनिलीन का हम एसिटाइलेशन कराएंगे। अगेन एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, किसके प्रेजेंस में, पेरिडीन के प्रेजेंस में। सो यहाँ पर क्या रहेगा, NHCO CH3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसका नाइट्रेशन करा दीजिए, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लीजिए 288 केल्विन पे। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे नाइट्रो लगेगा। इस बार एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लग जाएगा, जिसमें से मेजर होगा पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड। अगेन आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। ठीक है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया। सो व्हाट विल बी अगेन, ये जो NHCOCH3 वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर नाइट्रो लगेगा। You get para naitro aniline here. Okay, understand? Now next is सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम सब कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एसिडिक मीडियम में पहले क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर पहले सॉल्ट फॉर्म होगा, एनिलीनियम आयन फॉर्म होगा। ये जो एमाइन ग्रुप है वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन हो गए 3 और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लॉस्ट करेगा जोरान, तो यहाँ पर आ गया NH3+। और जो एनाइन है, एनाइन क्या बचा, HSO4- पर सल्फेट आयन, तो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। जो कंपाउंड है उसको क्या नाम है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हम इसे फर्दर हीट करते हैं, हीटिंग हम कंटिन्यू सकते हैं ऑलमोस्ट 453 से 473 केल्विन तक हीट करते हैं, तो यहाँ पर SO3H ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप पैरा पोजीशन पे अपने आप लग जाएगा NH2, यहाँ पर आ जाएगा। सल्फोनेशन तो होगा लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सल्फोनेशन नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे सल्फोनेशन होगा, ये सल्फोनिक ग्रुप पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलेंगे सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, और खास बात यह है कि इस कंपाउंड में बेसिक ग्रुप भी है, भाई NH2 एक बेसिक ग्रुप है, और एसिडिक ग्रुप भी है SO3H। सल्फोनिक जो है एक एसिडिक ग्रुप है, तो यहां से कंटिन्यूसली H+ का ट्रांसफर होता रहेगा। H+ कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन चलती रहेगी। H+ यहां से सल्फोनिक एसिड ग्रुप से H+ निकला, तो NH2 ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो NH3+ बना और SO3-। अगेन फिर यहां से ये SO3- H+ को गेन करेगा, तो ये वापस NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SO3H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम के दौरान ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट दोनों ही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, ज़्यूटर आयन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड कंटेन बोथ एसिड एंड बेसिक ग्रुप, सो इट फॉर्म इंटरनल सॉल्ट, जिसे हम ज़्यूटर आयन बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसमें कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही है। अंडरस्टैंड? नाउ
अगर हम बात करें कि फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन एनालिन क्यों नहीं शो करता, तो देखिए फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। मान लीजिए हम इसका फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराना भी चाह रहे हैं, लेट्स सपोज एसाइलेशन ले रहे हैं, तो एसाइलेशन में हम लेते हैं RX, जैसे मैंने यहाँ पे CH3Cl ले लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया, और कैटलिस्ट के तौर पे क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं। तो ये जो AlCl3 है, इट इज लेविस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और ये जो NH2 ग्रुप है ये लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। तो लेविस एसिड बेस ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ही आपस में सॉल्ट फॉर्म कर ले रहे हैं, तो रिएक्शन तो प्रोसीड ही नहीं होगी ना, ठीक है। So you can see the answer. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, alkylation and acylation, since it forms salt with anhydrous aluminum chloride, which is used as catalyst in the reaction. Okay? तो यहाँ पर एमाइन होता है फिनिश। Why? क्योंकि एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट का जो पोर्शन है वो इस साल यानी 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम से कट गया है। So I am not uploading the video of aromatic diazonium salt. चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Write the structure of different isomer corresponding to the molecular formula C3H9N. Writing IUPAC names of the isomer which will liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid. Okay. तो देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन दे रखा है, ओके, नाइट्रोजन दे रखा है, तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप हो सकते हैं साइनाइड, कार्बाइलमाइन, ठीक है, और नाइट्रो तो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं गिवन है, और हो सकता है हमारा एमाइन, ठीक है। अब वो एमाइन चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो जनरल फॉर्मूला दिया गया है ये ज्यादा फिट बैठता है एमाइन पे, ठीक है। तो देखिए 3 कार्बन वाले एमाइन कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले मैं फोकस करूंगा प्राइमरी एमाइन पे। 3 कार्बन वाला एमाइन CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। कौन सा एमाइन है ये, प्राइमरी एमाइन। अच्छा, फिर है CH3 CH3 NH2, ये कौन सा है, अगेन इट इज ऑल्सो प्राइमरी एमाइन, ठीक है। अब मैं फोकस करता हूँ सेकेंडरी और टर्शरी को, तो हो सकता है सेकेंडरी एमाइन ये वाला, ठीक है, दिस वन इज सेकेंडरी। और टर्शरी कौन सा फॉर्म हो सकता है, टर्शरी में 3 कार्बन है तो यानी 3 साइड मिथाइल ग्रुप हो सकता है, CH3 CH3 and CH3 and this is tertiary। तो और तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं लगती कि बनेगा, तो ये 4 आइसोमर बन सकते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि उन आइसोमर का IUPAC नेम बताइए जो नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेंगे ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। तो हमने बेटा पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास प्राइमरी एमाइन है और हम उसे नाइट्रस एसिड से ट्रीट करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड कैसे फॉर्म होगा, NaNO2 प्लस HCl से फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या फॉर्म होता है, पहले डाइज़ोनियम फॉर्म होगा R2Cl, लेकिन एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन का जो डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है वो अनस्टेबल है, वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, नाइट्रोजन गैस में और HCl में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का कलर ब्राउन होता है, ठीक। सो ये जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन शो करता है। तो इट मींस ये दोनों कंपाउंड जो शुरू में मैंने प्राइमरी बनाया, ये दोनों कंपाउंड जो है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, और दोनों का नाम क्या है, फर्स्ट कंपाउंड है 1 2 3 3 कार्बनिक लाइन में आ रहे हैं, तो प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन हो जाएगा, प्रोपेन प्लस एमाइन। और दूसरा कंपाउंड क्या है, 1 और 2 और
उस पे क्या लग रहा है, मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, 2 पर अमाइन है, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनामाइन। आप इसे 1 प्रोपेनामाइन भी बोल सकते हैं, तो हो जाएगा 2 प्रोपेनामाइन। ओके बेटा, तो ये था क्वेश्चन। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, राइट रिएक्शन ऑफ फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट of aniline with excess methyl iodide in presence of sodium carbonate। अच्छा कि भाई एनिलीन है और हम एल्काइलेशन करा रहे हैं, ये हमें एनिलीन दे रखा है, अब हम इसका क्या करा रहे हैं, एल्काइलेशन करा रहे हैं, एल्काइलेशन। मिथाइल आयोडाइड के साथ CH3I के साथ, और दे रखा है सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में। तो एनिलीन के नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटाइए, NH CH3 बचा, ठीक है, एल्काइलेशन हो गया, यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप लग गया। अगेन फर्दर ये जो CH3I है वो रिएक्ट कर सकता है, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन बनेगा। और अगर हम फर्दर रिएक्ट कराएं CH3I से, तो ऑर्डिनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसी के साथ क्या जोड़ अटैच हो जाएगा, आयोडाइड, ठीक है। तो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट।